हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एनटीए की तरफ से सीएसआई नेट जेआरएफ जून 2024 के लिए एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है और साथ ही आज से ही यानी कि 1 मई से ही हमारी जो रजिस्ट्रेशन है सीएसआई नेट जेआरएफ के लिए वो हमारे आज से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारे यहाँ पे सीएसआई नेट जेआरएफ ईयर 2024 जून के लिए जो हमारे यहाँ पे डेट अनाउंस की गई है और उसके अलावा इस एग्जाम के अंदर हमारे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे उन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे बात करके चलेंगे। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमारी यहाँ पे रहने वाली है इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रही है वो हमारे कब से स्टार्ट होंगे। आज से ही हमारे 1 मई से यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पे 20 डेज मिलेंगे, यानी कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन है वो हमारे 21 मई 2024 तक यहाँ पे ओपन रहेंगे। लास्ट डेट फॉर पेमेंट फीस, जो आपके यहाँ पे पेमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी वो हमारी 22 मई 2024 टू 23 मई 2024 अप टू 11:50 PM तक हमारी यहाँ पे ओपन रहेगी। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगी जिसके अंदर अगर आपके जब आपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उस टाइम पे अगर आपसे कोई यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो आप उसके अंदर यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो, जो कि हमारी करेक्शन विंडो कब ओपन होने वाली है 25 मई 2024 से 27 मई 2024। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे पॉइंट आता है कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम आपका यहाँ पे 25, 26 और 27 जून 2024 को आपका यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। अब जैसे कि आपको बताइए कि जो सीएसआईआर है वो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जैसे कि केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन और प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस के लिए यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे अलग अलग एग्जाम हो जाते हैं तो इसीलिए इनके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग डेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनमें से किसी भी डेट को हमारा किसी भी एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। तो आप यहाँ पे जो कट ऑफ डेट जो हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं वो हमारी यहाँ पे हो जाती है 25 जून। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका जो एग्जाम है वो आपका 25 जून को ही हो जाए, हो सकता है कि वो 26 जून को भी हो और हो सकता है कि वो 27 जून को भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कट ऑफ डेट लेके चल सकते हैं वो हमारे यहाँ पे 25 है। उसके बाद वो कभी भी किसी भी टाइम वहाँ पे हमारा एग्जाम हो सकता है। ठीक है, वो आपको बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। अब एक और यहाँ पे मैं जो चेंजेस देखने को मिला था, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें यूजीसी नेट के लिए, तो यूजीसी नेट के अंदर आपको अगर याद हो तो वहाँ पे जो अभी हमारा जून 2024 के लिए जो हमारे यहाँ पे एग्जाम होने वाला है वो हमारा ऑफलाइन मोड में होने वाला है। ठीक है, जो मोड ऑफ कंडक्ट होगा एग्जाम के लिए वो हमारा पेपर मोड यूजीसी नेट के अंदर में दिखाया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सीएसआईआर नेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम होगा वो हमारा सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, यहाँ पे हमारा पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे पहले सपोज करके चल रही थी कि मे भी अब की बार हमारा जो एग्जाम है वो हमारा पेपर फॉर्म में हो जाए, वो हमारे यहाँ पे नहीं होने वाला। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा एग्जाम है उसके लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, कितने हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, तो वो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा पहले की तरह ही। हमारे यहाँ पे 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे एग्जाम के लिए। पैटर्न ऑफ एग्जाम अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। मीडियम ऑफ पेपर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारे यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। ठीक है, टोटल टेस्ट पेपर जो हमारे यहाँ पे सीएसआईआर के द्वारा जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हमारे अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हमारे यहाँ पे नेट जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस यहाँ पे इंक्लूड रहता है। अब यहाँ पे अगर ऑफिशियल साइट की हम बात करें जहाँ पे जाके आप इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस साइट के ऊपर यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो और उसके अलावा आप इसी साइट के ऊपर भी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे यहाँ पे अब की बार रहने वाला है, जैसे कि अभी तक जो हमारे यहाँ पे एग्जाम हो रहा था, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता था कि जो हमारा सीएसआईआर नेट जेआरएफ का जो हमारा एग्जाम है, सीएसआईआर नेट जेआरएफ, तो इसके अंदर आपको जो क्वालिफाइंग होते थे ना वो हम दो कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई होते थे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे कैटेगरी कौन सी होती थी, जो हमारा जेआरएफ होता था जिसको हम नेट जेआरएफ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। और सेकंड हमारे यहाँ पे कैटेगरी होती थी नेट के लिए। ठीक है, अब की बार जो हमारे यहाँ पे एग्जाम होने वाला है उसके अंदर एक और यहाँ पे हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी, थर्ड कैटेगरी, जिसके अंदर क्या रहेगा, एलिजिबल एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन। अब ये हमारी क्या कैटेगरी रहेगी, इसको क्वालिफाई करने के क्या फायदे रहेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे नेट जेआरएफ जो हमारे यहाँ पे इसके बेनिफिट होते थे वो तो हमारे यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो वो कैंडिडेट लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा।
जो कि हमें पहले भी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता था। और उसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अगर पीएचडी ज्वाइन करता है तो उसको वहाँ पे जेआरएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसको जेआरएफ इनिशियल 2 ईयर के लिए और नेक्स्ट 3 ईयर के लिए उसको एसआरएफ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये तो हमारे जो बेनिफिट पहले होते थे नेट जेआरएफ के लिए वही हमारे यहाँ पे बेनिफिट रहने वाले हैं, इसके अंदर हमारा कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेट के लिए, तो नेट का अगर यहाँ पे क्वालिफाई होता था तो वो भी हमारे यहाँ पे सिमिलर वही यहाँ पे हमारे इसके बेनिफिट रहेंगे। इसके अंदर क्या होता था कि अगर आपका यहाँ पे नेट क्वालिफाई होता है तो आप लाइफ टाइम इंडियन यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते थे। हाँ, यहाँ पे एक ये हम बात करें कि जो पीएचडी में अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो तो वहाँ पे आपको जेआरएफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो कि पहले भी ऐसे ही होता था, अब भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी आ रही है ना, इसके लिए हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे नेट वगैरह भी ना होता था, जेआरएफ नहीं होता था, तो भी वो वहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रह जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा कि अगर आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन अगर चाहिए तो उसके लिए आपको जो हमारे यहाँ पे नेट जेआरएफ का जो यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, सीएसआर नेट जेआरएफ का, उसके अंदर एटलीस्ट आपको थर्ड कैटेगरी में तो एलिजिबल होना ही पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारी जो नेट जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो हमारे यहाँ पे 100 है। ठीक है, 110 लेके चलते हैं चलो। जो हमारे यहाँ पे नेट क्वालिफाई के लिए जो हमारी कट ऑफ है वो हमारे यहाँ पे 100 हो जाती है। तो जो हमारे यहाँ पे एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन की जो कट ऑफ रहने वाली है वो अभी देखो हमें कुछ भी नहीं पता, ये हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। हम यहाँ पे जस्ट एक एज्यूम करके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इसकी जो हमारे यहाँ पे कट ऑफ है वो हमारे यहाँ पे 80 मार्क्स की कर रखी है। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पे 80 मार्क्स आते हैं, देखो ये 80 मार्क्स मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे कोई कट ऑफ ऐसा नहीं है अभी तक, ऐसा ऑफिशियल कुछ भी ऐसा नहीं है कि 80 मार्क्स पे आपका यहाँ पे एलिजिबल फॉर पीएचडी की कैटेगरी में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। हम यहाँ पे जस्ट इसको एज्यूम करके चल रहे हैं, तो सपोज करके चलते हैं कि अगर इसकी कट ऑफ यहाँ पे 80 मार्क्स अगर हो जाती है, तो अगर आप इसके अंदर अगर क्वालिफाई होते हो, ठीक है, आपका ना तो नेट जेआरएफ हुआ ना आपका नेट हुआ, सिर्फ आप इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे बिलोंग कर रहे हो, तो क्या होगा कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए ना तो आप उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपका इसके अंदर भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, द वैलिडिटी फॉर द क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज फॉर एवर। जो हमारे यहाँ पे नेट का जो क्वालिफाई होगा आपका, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो आप नेट तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए तो आप लाइफ टाइम एलिजिबल हो ही। अगर आपका सिंपली नेट भी होता है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपका यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में होता है तो देखो आपको यहाँ पे ना तो नेट का बेनिफिट मिलने वाला, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे पीएचडी के एलिजिबल होगे। आप 1 साल के अंदर आपका जो यहाँ पे रिकॉर्ड कार्ड आएगा उसके थ्रू आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हो और उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स है कि आपको परमानेंट एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई यहाँ पे श्योरिटी नहीं होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो ऐसा यहाँ पे सिर्फ यूं नहीं है कि हमें श्योरिटी यहाँ पे मिल रही है कि अगर हम एलिजिबल हो जाते हैं इस थर्ड कैटेगरी में, अगर हम यहाँ पे बिलोंग कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो हमें पीएचडी में एडमिशन मिलेगा ही, ऐसा कोई यहाँ पे कंपल्शन नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल हो रहे हैं उस चीज के लिए। सेकंड यहाँ पे चीज है कि हम यहाँ पे ना तो नेट क्वालिफाई कर रहे, तो यहाँ पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं है, और ना हमारा यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। तो इसी वजह से अगर हम पीएचडी में एडमिशन ले भी लेते हैं तो हम यहाँ पे जेआरएफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे इसी के लिए बात करते हैं। द अवार्ड फॉर द जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट फेलोशिप इज फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर and does not imply any assurance or guarantee for the subsequent employment by CSI or UGC net to the beneficiary. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू द पीएचडी बट नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ द जेआरएफ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि अगर हमारे यहाँ पे नेट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, या फिर अगर हमारे यहाँ पे एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन अगर हम यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ पे सेकंड और जो थर्ड कैटेगरी यहाँ पे रहती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे फर्स्ट कैटेगरी इसको बताया गया है जो हमारे यहाँ पे नेट जेआरएफ क्वालिफाई होता है। सेकंड कैटेगरी हमारा कौन सा होता है जिसमें हमारा नेट यहाँ पे क्वालिफाई होता है। थर्ड कैटेगरी क्या होता है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो अगर हमारे यहाँ पे सेकंड कैटेगरी और यहाँ पे अगर हमारा थर्ड कैटेगरी, अगर इनमें से हमारा कोई भी यहाँ पे क्वालिफाई होता है तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर and admission to PhD category will be eligible for the appointment as assistant professor and admission to the PhD but not for the award of the JRF। ठीक है, कि अगर आपका यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, अगर आपका ये यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है तो आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो गए, लेकिन आपको यहाँ पे जेआरएफ नहीं मिलेगा और आप यहाँ पे पीएचडी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है नेट जेआरएफ, तो आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो,
आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो और पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपका यहाँ पे सिर्फ नेट होता है क्लियर, ठीक है, नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे, बाकी आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और आप पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट हमारा आता है कैटेगरी 3, जिसके अंदर क्या है कि अगर आपका यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी ओनली अगर आपका क्वालिफाई होता है, तो उस केस में आपको ना तो जेआरएफ का बेनिफिट मिलने वाला, ना आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का बेनिफिट मिलने वाला, सिर्फ आपको यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर द एडमिशन टू पीएचडी ओनली, जो हमारे यहाँ पे थर्ड कैटेगरी है, ये हमारा किसके लिए था, जो हमारे यहाँ पे सेकंड कैटेगरी थी। जो हमारा थर्ड कैटेगरी है, इसके अंदर क्या होगा, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर द एडमिशन टू पीएचडी ओनली कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू पीएचडी ओनली बट नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड और अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर। आप यहाँ पे ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर और ना ही आप यहाँ पे जेआरएफ के लिए एलिजिबल होगे अगर आपके यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई रहेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक मेजर चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे और भी पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे नोट करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, द जेआरएफ qualified candidate are admitted into PhD program based on an interview as per the UGC minimum standard and procedure for the award of PhD degree regulation 2022. Joint CSIR UGC NET under category 2 and category 3 can be used as an entrance test for the PhD admission in place of entrance test conducted by different universities, HEIs and for admission to PhD। देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर आपका यहाँ पे सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि अगर आपका इनके अंदर क्वालिफाई होता है तो आप यहाँ पे पीएचडी के अंदर एडमिशन के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। देखो वैसे क्या होता है कि जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होती है ना, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करती है, एक एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाती है, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता था, ठीक है, तो वो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट को यहाँ पे स्किप कर सकता था, वो डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकता था, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता था कि अगर आपका यहाँ पे नेट भी क्वालिफाई है तो भी आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकते हो। अब यहाँ पे क्या कर दिया कि थर्ड कैटेगरी यहाँ पे और ऐड कर दी, और अगर आपका थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाता है तो भी आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम को देने की आपके यहाँ पे कोई नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपेयर हो जाओगे, ठीक है। Joint CSIR UGC NET under category 2 and category 3 can be used as an entrance test for the PhD admission in place of the entrance test conducted by the different universities at Z for the admission to PhD. For candidates qualifying under the category 2 and category 3, the marks obtained in the net will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview viva voice conducted by the university's HEC concert. The PhD admission will be based on the combined merit of the net marks and the marks obtained in the interview or viva voice. देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका यहाँ पे नेट होता है या फिर आपका यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी का हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे, ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई भी क्वालिफाई होता है तो हमने क्या बताया कि आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओगे, इंटरव्यू तो देखो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, चाहे आपका नेट हो या फिर आपका थर्ड कैटेगरी में हो। अब जब फाइनल मेरिट लिस्ट जो यहाँ पे हमारी बनेगी इंटरव्यू के बाद, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो भी आपके यहाँ पे नेट के अंदर जितने भी आपके यहाँ पे मार्क्स आए होंगे, तो उसका 70% प्लस 30% किसका होगा, जो हमारे यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और इसके बेस पे हमारे यहाँ पे क्या होगी, एक फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी और उसके बेस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो यूजीसी ने एक यहाँ पे जो नोटिस नया नोटिफिकेशन जो यहाँ पे रिलीज किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे यहाँ पे प्रोसीजर रहेगा एडमिशन के लिए। फॉर एडमिशन टू पीएचडी the marks obtained in the net by the candidate in the category 2 and category 3 will be valid for a period of 1 year from the date of the declaration of the result of the joint CSI और UGC net। जब भी आपका यहाँ पे डेट जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा, तो उसके बाद आपको एक ईयर का यहाँ पे लाइफ टाइम एक ईयर का यहाँ पे आपको टाइम पीरियड यहाँ पे मिलेगा। उस टाइम पीरियड के अंदर आप इसके बेस पे जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि अगर आपका थर्ड कैटेगरी में या फिर नेट के बेस पे अगर आपको आप एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिल जाएगा 70% 30% वाला, और अगर एक साल के बाद अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको इसका बेनिफिट ये नहीं मिलेगा। The result of the net will be declared in the percentile along with the marks obtained by the candidate to utilize marks for the admission to PhD. The number of the candidate who will be qualified for the JRF net, assistant professor and admission to PhD only will be decided by the result committee। जैसे कि हमने बताया था ना आपको कि जो हमने यहाँ पे बात की थी कि JRF के लिए कट ऑफ जैसे कि 110 हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे थे, नेट के लिए हम यहाँ पे नेट 100 यहाँ पे सपोज करके चल रहे थे, और थर्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे हम 80 को सपोज करके चल रहे थे। तो ये हमारे यहाँ पे कोई फाइनल मार्क्स नहीं है, जो यहाँ पे फाइनल जो डिसाइड करेगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, रिजल्ट कमेटी यहाँ पे डिसाइड करेगी कि कितने मार्क्स पे यहाँ पे आपको जेआरएफ, कितने पे आपको यहाँ पे नेट, और कितने पे आपको यहाँ पे थर्ड कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे यहाँ पे और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे फीस के लिए बात करते हैं,
हमने यहाँ पे जैसे बात की थी कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है वो हमारे यहाँ पे 1 मई से लेकर 21 मई तक होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन जो रहेगी, यानी कि जो यहाँ पे फी पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो हमारे यहाँ पे 22 मई टू 23 मई अप टू 11:50 PM हमारे यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फीस के लिए बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे फीस लगेगी वो यहाँ पे हमारी 1150 होगी। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमी लेयर की अगर हम बात करें तो उनके लिए यहाँ पे फीस 600 रहेगी। उसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे फीस 325 रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे सीएसआर नेट जेआरएफ जोन 2024 के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे जरूर सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि एग्जाम के लिए हमारा यहाँ पे बहुत ही कम टाइम यहाँ पे रह चुका है, नेक्स्ट मंथ, क्योंकि आज यहाँ पे मई स्टार्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो आप अपनी जो भी आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो उसको आप यहाँ पे जरूर स्पीड अप कर दे। जल्दी से जल्दी आपका जितना भी यहाँ पे सिलेबस है उसको आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे कवर करके जल्दी से जल्दी रिविजन आप यहाँ पे स्टार्ट करें। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपको यहाँ पे जरूर दूंगा, जैसे कि मैं हर लेक्चर के अंदर भी आपसे बात करता हूँ, तो उसके अंदर भी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उनको आप जरूर यहाँ पे सोल्व करके जाए। ठीक है, जैसे कि जिन्होंने यहाँ पे डीबीटी बैट जेआरएफ के लिए जो एग्जाम दिया होगा उन कैंडिडेट्स ने भी यहाँ पे देखा होगा कि जो हमारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि किसी टॉपिक में कितनी डेप्थ तक किस टॉपिक से हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे जरूर जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उनके लिए जरूर आप यहाँ पे टाइम निकाले, और साथ के साथ जो भी अगर आप यहाँ पे टॉपिक कर रहे हो ट्राई करें कि उसके साथ ही आप यहाँ पे पीवाई क्वेश्चन को भी उनसे रिलेटेड जरूर यहाँ पे सोल्व करके चलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी से जल्दी आप जाके सीएसआई नेट जेआरएफ 2024 के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और सीएसआई नेट जेआरएफ, डीबीटी बैट जेआरएफ, गेट लाइफ साइंस, गेट इकोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए, उसके अलावा सेक्शन ए को भी यहाँ पे कवर करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।